हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में प्रशासनिक ढांचा और न्यायिक ढांचा संबंधित गतिविधियों को। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले क्लासेस आपको मिलती रहें। उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा है या राजनीतिक ढांचा है वो भारत के जो केंद्रीय ढांचा है उसी का नकल कह सकते हैं। जैसे हमारा जो संविधान है वो एक बृहद संविधान है जिसमें केंद्र का और राज्य का सभी का सम्मिलित रूप से व्याख्यायित वर्णन किया गया है। किसी राज्य का अलग से संविधान नहीं है। यानी कि जो भारतीय ढांचा है, जो केंद्रीय ढांचा है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में विधानसभा है, विधान परिषद है। जबकि विधान परिषद के लिए ये राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ के साधारण बहुमत के माध्यम से यदि अनुच्छेद 169 के तहत चाहे तो विधान परिषद का उत्साधन कर सकता है, सृजन कर सकता है और इसके लिए वो केंद्र को यानी संसद से अनुमति ले सकता है और संसद इसके लिए कानून बना करके राज्य विधान परिषद का उल्लेख व्यवस्था कर सकता है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, विधानसभा है। विधान परिषद में 100 सीटें हैं। वैसे 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, परंतु 403 हमारी विधानसभा की सीटें हैं और 100 विधान परिषद की सीटें हैं। हमारे जो प्रशासनिक ढांचा के तहत, राजनीतिक ढांचा के तहत जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन में बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर का जो पंचायत राज्य की व्यवस्था करने का प्रावधान था उसे लागू किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार दिया था, परंतु 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान किया था। बाद में चल करके आगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का आधार दे दिया गया। एक संवैधानिक आधार पर उसे मान्यता मिल गया। जबकि मूल संविधान में हमारे पंचायती राज व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 का भाग था जिसमें लिखा था ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं था। यदि सरकार न्यायपालिका सरकार के माध्यम से कि यदि ग्राम पंचायत को और नगर पंचायत को आधार नहीं दिया जाता तो हम उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते थे, उसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते थे। परंतु अब जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत और 74वां के तहत नगर पंचायत को जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और अनुसूची 11 और अनुसूची 12 का स्थान दे दिया गया तो अब इसके लिए आप न्यायालय भी जा सकते हैं और हर एक व्यक्ति का जिसके उम्र 21 वर्ष पूरा हो गया हो वो लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय शासन में चुनाव लड़ने का पात्र हो जाता है। आपको ज्ञात होगा कि वोट देने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले यह 21 वर्ष था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत 1989 में यह प्रावधान कर दिया गया
कि आप जो है 18 वर्ष के अब हैं अगर, तो वोट दे सकते हैं और वोट देने का आपका अधिकार भी है। तो उत्तर प्रदेश में इसी व्यवस्था को, यानी पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत का व्यवस्था किया गया, बलवंत राय मेहता समिति 1957। आगे चल करके 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के साथ, फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को क्रमशः लागू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय व्यवस्था है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में 403 सीटें हैं। देखिए 1967 के पहले 431 सीटें थीं, बाद में 425 सीटें बची और उसके पश्चात जब 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया और उत्तराखंड अलग हो गया, उत्तराखंड के बंटवारे के बाद 403 विधानसभा की सीटें हमारे पास में बची हैं। और यहाँ पे देखिए प्रशासनिक संरचना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को शामिल किया गया है। 8 जिलों को शामिल किया गया है और अभी 4 जिले ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं। 4 जिले ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं, मतलब कि 8 जिले कौन कौन से हैं? एनसीआर समझ रहे हैं, नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली से चारों तरफ जब विस्तार हो रहा है, जैसे दिल्ली है, अब इसके चारों तरफ इसका विस्तार हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश का भी आएगा, हरियाणा का भी आएगा और राजस्थान का, यानी जहाँ जहाँ से लगता है वहाँ वहाँ के क्षेत्र इसमें जाएंगे। अब जैसे एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, उसी तरह से एससीआर के लिए एक राज्य ने स्टेट कैपिटल रीजन को बनाने का प्रावधान किया है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिस तरह से नेशनल कैपिटल रीजन है, अब उसी तरह से स्टेट कैपिटल रीजन हम बनाएंगे। लखनऊ राजधानी है हमारी और लखनऊ के बाहर के इर्द गिर्द विस्तार तेजी से हो रहा है। तो अब हमारे जो स्टेट कैपिटल रीजन हैं उसमें से अब जिससे बगल बगल के जो ज़िले हैं, जैसे सीतापुर हुआ, बाराबंकी हुआ, हरदोई हुआ, तो क्या होगा कि अब इन लोगों को क्षेत्र में शामिल करते हुए एक स्टेट कैपिटल रीजन बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। अब नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत जो 8 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, कौन कौन से हैं? एक है मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत। यानी मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद। याद कैसे करेंगे? मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, 4 इधर याद कर लीजिए, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, और 4 उधर याद कर लीजिए, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत। हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर। ये 8 जिले वो हैं जो नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और जो प्रस्तावित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? मथुरा है, हाथरस है, सहारनपुर है और अलीगढ़ है। मथुरा, हाथरस, सहारनपुर, अलीगढ़, ये 4 ऐसे ज़िले हैं जो प्रस्तावित हैं एनसीआर में शामिल करने के लिए। अब राज्य की विधानसभा का जो गठन की बात है, 1937 में
1937 में जब राज्य को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया, तभी हमारे यहाँ पर विधान सभा का गठन किया जाने लगा था, और जो कि अंग्रेजों के 11 प्रांतों में से एक प्रांत संयुक्त प्रांत भी था, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। संयुक्त प्रांत के नाम से 1937 में जाना जाता था। अब संयुक्त प्रांत जब 1937 में चुनावी गतिविधियों में शामिल हुआ, तब यहाँ भी विधानसभा का गठन हुआ, और उसके बाद से क्रमशः धीरे धीरे आगे जब बढ़ता गया, और जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत भी एक आज़ाद भारत के एक प्रांत के रूप में सामने आया। और अब यहाँ पे जिस तरह की चुनावी गतिविधियों को लेकर के हमारी संविधान सभा अपने कार्य कर रही थी, हमारा संविधान बन करके 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2004 विक्रमी को जब हमारा संविधान तैयार हुआ, तो हमने प्रस्तावना में उसे मेंशन कर दिया। वो अलग बात है कि जब संविधान हमारा 26 नवंबर को तैयार हुआ, तो हमने कुछ चीज़ों को लागू किया। अंतरिम संसद हो गया, चुनाव प्रणाली हो गया, नागरिकता हो गया। जब मैंने इसे लागू कर दिया, बाकी अन्य जो प्रावधान थे उसे मैंने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ध्यान रहे, संविधान का कुल 11 बैठक हुआ। 11 बैठक में 165 बैठकों का आयोजन किया गया, 11 अधिवेशन बुलाया गया, और उसके बाद में जो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक संविधान सभा का हुआ, वो 11 बैठकों के पश्चात हुआ। तो यदि एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है कि संविधान सभा का बैठक कितने बैठकों में आयोजित हुआ, तो सम्मेलन बुलाया गया 11, बैठकें 165 हुई, लेकिन यदि इंक्लूडिंग 24 जनवरी 1950 मांगता है तो 12 हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 के पश्चात में जब हमारे यहाँ पे गतिविधियाँ राजनीतिक रूप से जब चुनावी प्रणाली को सामने लाया गया, तो फिर 1952 में इन गतिविधियों को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश जिसमें से एक था। अब उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा को लेकर के सीटों का आवंटन किया गया, तब यहाँ पर 431 सीटों को रखा गया था। ध्यान रहे, 431 सीटों को रखा गया था, और ये 1967 तक चलता रहा। यानी 1967 तक उत्तर प्रदेश का 431 सीटें शामिल थीं। इसके बाद में 9 नवंबर 2000 तक, इसके पहले 425 सीटें कर दी गई थी 67 के बाद, और ये 9 नवंबर 2000 के पहले 425 सीटें थीं। बाद में जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया, तब हमारे पास यानी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें बची थीं। 403 विधानसभा सीटें हमारे यहाँ बची थीं। 2022 में उत्तराखंड ने अपना 22वां जो है उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है। अब जबकि मैंने ऐसा उत्तराखंड के बारे में बोला है, तो मैं आपको बता दूं कि 3 राज्य हैं जिन्होंने नवंबर 2000 में अपना 22वां गठन दिवस मनाया है। एक है उत्तराखंड, एक है झारखंड, और एक है छत्तीसगढ़। क्योंकि इन तीनों को क्रमशः जो है अलग किया गया था 2000 में, इसलिए तीनों राज्यों ने नवंबर में अपना स्थापना दिवस मनाया, जो कि 22वां था। अब हमारे यहाँ पे 403 विधानसभा सीटें हैं।
विधानसभा सीटें हैं, यानी MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी 403 MLA हमारे यहाँ बनते हैं। अब जो कि हमारे यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, तो मतलब विधान परिषद भी होगा, तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं। 100 सीटों पे MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक काउंसिल एक असेंबली, तो असेंबली में हमारे 403 सीटें हैं, काउंसिल में हमारे 100 सीटें हैं। ध्यान रहे, किसी भी विधानसभा में जितनी सीटें हैं उससे 1/3 से ज़्यादा विधान परिषद में सीटें नहीं हो सकती हैं। तो हमारे यहाँ 100 विधान परिषद सीटें हैं, मतलब कि हम 1/3 से भी कम हैं। अगर 1/3 होता तो हम 133 प्लस, यानी 133 या 134 सीटें हमारे पास होनी चाहिए थी। हम इतना कर सकते हैं, लेकिन जो कि 100 है केवल। हाँ, अलग है कि जब परिसीमन होगा, सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो उसके बाद में विधान परिषद की सीटें बढ़ाई जाएंगी कि नहीं, अभी तो 2026 तक जैसा कि चल रहा है ऐसे ही रहेगा। आगे क्या होता है, यदि परिसीमन होता है तो बढ़ाया जाता है, परिसीमन होगा भी तो सीटों का आवंटन होगा, बढ़ेगा, क्या होगा समय बताएगा। अभी फिलहाल 403 है, 100 हैं। अब इन 403 में एक सीट होता था एंग्लो इंडियन का। एंग्लो इंडियन के लिए यदि गवर्नर को यह आभास हो जाता कि एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता था। परंतु आपको ज्ञात हो कि अब यह प्रावधान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, यानी हमारे पार्लियामेंट संसद के द्वारा इसे हटा दिया गया है। संविधान संशोधन करके इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 गुण बताए हैं, उसमें एक ये है कि सभी गुलामी के पद्धतियों को समाप्त कर दिया जाए। और जो कि एंग्लो इंडियन को नियुक्त करना एक गुलामी के जो दंश कह सकते हैं या प्रतीक कह सकते हैं, एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करना था, उसे समाप्त करके अच्छा ही किया गया है। अब जो कि पहले केंद्र में, संसद में, पार्लियामेंट में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी, उसे समाप्त कर दिया गया, और राज्यों में 1, उसे भी समाप्त कर दिया गया। यानी 2000 के पहले 425 सीटें थीं, वर्तमान में हमारे विधानसभा में 403 सीटें हैं। प्रथम गठन जुलाई 1937 में किया गया था। अब हाल ही में 18वीं विधानसभा का चुनाव 2022 में किया गया था। अब 2022 में 18वीं विधानसभा का जब चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ में चुनाव अपने पक्ष में कर लिया। पूर्ण बहुमत के साथ जब उन्होंने चुनाव जीता, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के लगातार दूसरी बार। लगातार दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, तो कार्यकाल के रूप में 33वां था। कार्यकाल के रूप में वे 33वें व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने। यानी योगी आदित्यनाथ, जिनका वास्तविक नाम अजय कुमार सिंह बिष्ट है, ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बने, तो ये लगातार इनका दूसरा कार्यकाल था। और कार्यकाल के रूप में इनका 33वां कार्यकाल है। 33वें कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 18वीं विधानसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात बने। वहीं व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री बने।
18वीं विधानसभा में कुल 47 महिलाओं ने चुनाव जीता और 47 महिलाएं चुनाव जीतने के बाद अब तक का सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन इनका रहा है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज। प्रयागराज में, जो कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है, और यहाँ पर विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं 12 सीटें। 12 सीटें सर्वाधिक प्रयागराज में हैं, और वहीं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, ये ऐसे 3 जिले हैं जहां पर सबसे कम 2-2 विधानसभा सीटें हैं। यानी जहां प्रयागराज में सर्वाधिक 12 सीटें हैं, वहीं श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट में केवल 2-2 सीटें हैं। और 403 सीटें जो हमारे पास हैं, उनमें से सर्वाधिक 80 की 84 सीटें रिजर्व हैं, और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। अब यहाँ पर सोचिए कि लगभग 20% के आसपास, 20-21% के आसपास एससी के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। अब उन सीटों पे एससी समुदाय का व्यक्ति ही चुनाव लड़ता है और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है। 403 में से 84 सीटें एससी के लिए हैं और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में 21% का आरक्षण एससी को है। यदि फिर भी विकास नहीं होता है उनका, तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं एससी के जो नेता हैं, वो खुद अपने समुदाय, अपने लोगों के लिए यदि वो अभी तक नहीं सोच पाए, 75 साल के पश्चात भी यदि उनकी स्थिति दयनीय बनी है, तो उसके लिए जिम्मेदार सबको ये सारे नेतागण हैं, सारे जो सिस्टम है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं एससी के नेता, क्योंकि उनके इस सीट 84 पर किसी और का आधिपत्य नहीं होगा। वहीं आप देखेंगे कि जो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, जो कि हिंदुस्तान के किसी अन्य राज्यों में सर्वाधिक है। हमारे यहाँ एसटी आबादी जो है 0.6% है, ना के बराबर है। फिर भी विधानसभा के लिए 2 सीटें उनको दिया गया है, और लोकसभा के लिए 17 सीटें एससी को रिजर्व हैं, और एसटी के लिए 0 सीटें हैं, नहीं हैं। एसटी के लिए 1 भी सीट नहीं है, लेकिन एससी के लिए 17 सीट रिजर्व है। अब यदि किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए, कोई कितनी दबंगई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन 84 सीटों पे विधानसभा के सदस्य, 17 सीटों पे लोकसभा के सदस्य, ये अनुसूचित जाति के उत्तर प्रदेश से चुन करके आएंगे। ये कम नहीं है, ये पर्याप्त हैं। परंतु अभी तक देखा जाए तो जब बात आती है आगे बढ़ने की, बात आती है उनको बराबर का हक देने की, तो लोग पीछे मुड़ जाते हैं। 2 सीटें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एसटी को दी गई हैं, परंतु लोकसभा के लिए नहीं दी गई हैं।
राज्यसभा के लिए हमारे यहाँ सीटों की संख्या कितनी है? जाहिर सी बात है, जब सर्वाधिक हमारे यहाँ 403 विधानसभा की सीटें हैं तो उसी हिसाब से हमारे यहाँ राज्यसभा की भी सीटें होंगी। राज्यसभा के लिए सर्वाधिक 31 सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सीटें निर्धारित हैं। अब आप देख सकते हैं 403, 100, 80 और 31। एमएलए 403, एमएलसी 100, लोकसभा 80, राज्यसभा 31। ये सीटें आप एकदम याद कर लीजिए। तो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 2 सीटें हैं। एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए था जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो डॉक्टर डेंजिल जे गॉडिन, डॉक्टर डेंजिल जे गॉडिन ये अंतिम एंग्लो इंडियन थे जो 17वें विधानसभा में नियुक्त किए गए थे। अब जो कि 18वीं विधानसभा का चुनाव हो गया है, एंग्लो इंडियन समाप्त किए जा चुके हैं, अतः अब कोई भी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी अब एंग्लो इंडियन जो अंतिम हैं डॉक्टर डेंजिल जे गॉडिन, डेंजिल जे गॉडिन ये अंतिम एंग्लो इंडियन है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 17वीं विधानसभा में नियुक्त किए गए थे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि एंग्लो इंडियन की समाप्ति कर दिया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में अंतिम एंग्लो इंडियन कौन थे? तो डेंजिल जे गॉर्डिन थे। ये भी पूछ सकता है कौन से विधानसभा के चुनाव में उन्हें नियुक्त किया गया था? तो 17वीं विधानसभा जब चुन करके आई थी तब इनकी नियुक्ति किया गया था। जिलों की संख्या 75 है, तहसील 351 है और नगर निकाय नगर निगम की संख्या 17 है। ब्लॉकों की संख्या 825 है। लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों का आधार है। 59,800 कुछ था, जिसमें से कुछ अभी घटे बढ़े हैं। तो लगभग 60,000 के आसपास आप समझ सकते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में इतने ग्राम पंचायत का आधार है। और नगर निगम की संख्या 17 है। 17वां शाहजहानपुर है, जो लेटेस्ट में पिछले साल बनाया गया था। यानी जिलों की संख्या 75, जो कि सबसे ज़्यादा जिले हैं। तहसील की संख्या 351 है। नगर निगम या नगर निकाय की संख्या 17 है। ब्लॉकों की संख्या 825 है और पंचायतों की संख्या लगभग 60,000 है। लगभग 60,000। अब हमारे यहाँ न्यायालय की व्यवस्था किस तरह का है? न्यायालय में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। 1986 में बनाया गया था। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। 1986 में बनाया गया था। 1866 में इलाहाबाद में एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। आपको ज्ञात होगा कि जब हम गुलाम थे
अंग्रेजों के अंतर्गत हम लोग रहते थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 74 में हुआ था। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में किया गया था और एलिजा एम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। 3 अन्य न्यायाधीश उनके साथ थे। जिसमें आप उन्हें चलिहा के नाम से जान सकते हो, चैम्बर, लेमिस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे जो एलिजा एम्पे के साथ सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किए गए थे। चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता बने थे एलिजा एम्पे, और चलिहा, चैम्बर, लेमिस्टर और हाइड, ये 3 ऐसे पर्सन थे, ऐसे व्यक्ति थे जिनको न्यायाधीश के तौर पे रखा गया था। धीरे धीरे जब प्रांतों में न्यायालय की बात कही गई तो 1866 में इलाहाबाद में भी, यानी प्रयागराज वर्तमान में, उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। जब आज़ादी मिला तो एक खंडपीठ लखनऊ में भी बना दिया गया। इतनी बड़ी आबादी है, लखनऊ खंडपीठ दिया गया। 25 उच्च न्यायालय आपके हिंदुस्तान में कार्य कर रहे हैं, जिनमें सर्वाधिक सीटों की संख्या जो है 160 न्यायाधीशों का जो बेंच है, उच्च न्यायालय है, वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अभी हाल ही में हमारे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बदल दिए गए हैं। राजेश बिंदल अभी तक थे, अब उनके स्थान पर बना दिए गए हैं प्रीतिंकर दिवाकर। प्रीतंकर दिवाकर, ये चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बना दिए गए हैं, प्रीतंकर दिवाकर। तो 17 मार्च 1866 में हमारे यहाँ उच्च न्यायालय बना था, परंतु वर्तमान में 160 न्यायाधीशों के संख्या, सर्वाधिक संख्या के साथ उच्च न्यायालय प्रयागराज और एक खंडपीठ लखनऊ का आधार दिया गया है। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद है, खंडपीठ लखनऊ है, ध्यान रहे जिस तरह का हमारे यहाँ पे राजनीतिक प्रणाली के लिए, राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक अलग स्थायित्व दिया गया है, उस तरह का न्यायालय में स्वायत्तता नहीं है। हमारी न्यायपालिका एकीकृत रूप से सर्वे सर्वा के रूप में सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद उसके अधिकार क्षेत्र के तहत अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट का स्थान दिया गया है। हाई कोर्ट स्वतंत्र नहीं है, वह उच्चतम न्यायालय के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। नियुक्ति की बात है तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत साहब 1 अप्रैल 1946 से 22 दिसंबर 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और यही पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, पंडित गोविंद बल्लभ पंत साहब। उसके बाद में हमारे जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हैं और पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के तौर पर भी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी और पूरे भारत और साथ साथ उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी इन्हीं के नाम रहा है। यानी सरोजिनी नायडू महिला के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी प्रथम राज्यपाल बनी। प्रथम उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे चौधरी नारायण सिंह। इनका नाम तो जैसे लगता है गायब ही हो गया, कोई ना तो बताता है ना इनको कोई जानता है। फिर भी आप लोग समझदार हैं, आपको तो जाना चाहिए। आप हमारे चैनल पर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए।
इसलिए आपको पता होगा कि चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे और देश के पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह ही थे। किसी भी राज्य में कहीं पर भी कोई पहला उप मुख्यमंत्री बना तो उत्तर प्रदेश में चौधरी नारायण सिंह बने थे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कोई ही बनी तो सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, साथ ही साथ पूरे देश में प्रथम महिला मुख्यमंत्री का तमगा भी सुचेता कृपलानी के नाम रहा। उत्तर प्रदेश में अब तक 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। एक तो सुश्री मायावती जी और सुचेता कृपलानी जी। सुश्री मायावती जी सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बन चुकी हैं। प्रथम महिला सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मायावती जी और सुचेता कृपलानी जी बनी हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने थे अखिलेश यादव जी और वर्तमान में हैं योगी आदित्यनाथ जी। इनका 33वां है कार्यकाल के रूप में और व्यक्ति के रूप में 21वें व्यक्ति हैं जो बने हैं। 2 ऐसे मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं जो पहले सीएम बने बाद में पीएम बने। उत्तर प्रदेश, ध्यान रहे यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई रहा हो बाद में जाकर प्रधानमंत्री बना हो तो ऐसे 2 व्यक्ति हैं, चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन उत्तर प्रदेश में सांसद रहते हुए प्रधानमंत्री बने तो कई लोग हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू साहब, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मोदी जी वर्तमान में ही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो इन सबका जो नाम आप देखेंगे तो उस कैटेगरी में आएंगे कि यहाँ के सांसद रहते हुए, परंतु जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा हो और जाके पीएम भी बना हो, ऐसे 2 व्यक्ति हैं, चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। संजय मिश्रा वर्तमान में 7वें लोकायुक्त बनाए गए उत्तर प्रदेश के। इनका कार्यकाल 8 वर्ष का है। वो 31 जनवरी 2016 को बनाए गए थे, कार्यकाल भी चल रहा है। चीफ जस्टिस साहब उत्तर प्रदेश प्रीतंकर दिवाकर हैं। इन्होंने राजेश बिंदल का स्थान लिया है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।